नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। तो आपके अपने ही चैनल सिंपल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। सारी जानकारी मिलने वाली है आपको। ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है, इसके फायदे क्या है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको पता चलने वाला है कि कई बार कई लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, कुछ लोगों को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो ये वीडियो खास कर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इंस्टेंट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड यानी कि रक्त, इसका स्टडी, ब्लड का स्टडी जो होता है उसको हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं, या फिर उसको हेमाटोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब ब्लड के स्टडी को हम सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी दोनों कह सकते हैं। ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड है, यानी कि प्राकृतिक कोलॉइड है। कोलॉइड को आप इस तरह से समझ सकते हैं, समझिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको अगर कपड़े से छाने तो कपड़े के अंदर कुछ अटक जाए, मतलब लगता है कुछ छन जाए, कुछ बच जाए, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कोलॉइड कह सकते हैं। ये कोई परिभाषा नहीं है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप दूध को छानते हैं तो क्या होता है, मलाई अटक जाता है कपड़े में, ठीक है। तो दूध भी क्या है, एक तरह का कोलॉइड है। तो ब्लड भी हमारा कोलॉइड है, नेचुरल कोलॉइड है। और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी और डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करता है, पूरे बॉडी में फ्लो करता है, सर्कुलेशन करता है। तो ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम लोग ब्लड के पीएच की बात करते हैं तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। 7.4 यानी कि ब्लड क्या है, क्षारीय है, बेसिक है। अगर 7 होता है इसका पीएच तो ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि जिसका भी पीएच 7 होता है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। 7 से बढ़ जाता है यानी कि वो क्षारीय यानी कि बेसिक है, 7 से कम होता है तो एसिडिक है। लेकिन यहाँ पे ब्लड का पीएच चूंकि 7.4 है यानी कि 7 से ज्यादा है, इसलिए ब्लड हमारा क्या है, ब्लड हमारा बेसिक इन नेचर है। अगर हम लोग बात करें कि मेल और फीमेल में ब्लड कितना होता है, तो मेल के अंदर ब्लड होता है लगभग 5.5 लीटर, 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में 5 लीटर के करीब होता है। मतलब कि फीमेल के अंदर ब्लड थोड़ा सा कम होता है। इसका कई सारा रीजन है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। आगे हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन कम होता है जिसके कारण फीमेल का ब्लड कम होता है मेल से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ब्लड बनता कहाँ है, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है। तो एडल्ट के अंदर ब्लड का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। हम लोग के अंदर बोन मैरो होता है, ब्लड के अंदर रेसे टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, और उसी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है, यानी कि ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जबकि अगर हम बात करें वैसा बच्चा जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है, जो माँ के पेट में है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो वैसे बच्चे के शरीर के अंदर भी ब्लड बनता है। वो कहाँ पे बनता है, तो वो लिवर के अंदर बनता है। लिवर के अंदर मेसोडर्म होता है, लिवर का ही एक पार्ट है जहां पे आपको ब्लड बनता है। किसके अंदर, भ्रूण के अंदर, मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड बनता है वो आपको लिवर में बनता है, जबकि एडल्ट के अंदर जो ब्लड बनता है वो आपका बोन मैरो में बनता है। अगर हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर स्टोर कहाँ रहता है। कई लोग कहते हैं कि हार्ट के अंदर स्टोर होता है, तो हार्ट के अंदर स्टोर नहीं होता है। ब्लड अगर हार्ट के अंदर स्टोर होगा तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। ब्लड हार्ट के अंदर स्टोर नहीं होता है, ब्लड स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है। ये हमारे स्टोमक के पास में ही लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं स्प्लीन, हिंदी में प्लीहा कहते हैं। इसी के अंदर ब्लड स्टोर रहता है, और प्लीहे का और भी काम है, ब्लड स्टोर रहता है। और आपको पता है कि जो आरबीसी होता है वो भी जाके कहाँ पे डेड हो जाता है, कहाँ पे मरता है, तो वो स्प्लीन के अंदर ही मरता है। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि स्प्लीन के अंदर ही आरबीसी जाके मरता है। तो ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी है, कब्र भी है आरबीसी का। कौन सा, स्प्लीन। और स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड इसके अंदर स्टोर रहता है तो इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। और स्प्लीन क्या करता है, जो डेड आरबीसी है उसको फिल्टर करने का, ब्लड से फिल्टर करने का काम भी करता है। ब्लड से डेड आरबीसी को निकाल देता है और प्योर ब्लड
भेजता है। तो यहाँ पे ब्लड बैंक है, आरबीसी, डेड आरबीसी को फिल्टर करने का भी काम करता है, ये ग्रेवयार्ड भी है आरबीसी के लिए, और ब्लड इसके अंदर स्टोर रहता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिक्विड फैट है, वसा है, जो हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली अगर 200 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ है, ब्लड वेसल में जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स की मोटाई बढ़ने लगती है और हार्ट अटैक वगैरह का या फिर ब्लड प्रेशर हाई होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्मफुल है, इसकी अधिकता अगर हो जाती है हमारे अंदर तो ब्लड वेसल्स का रास्ता जो है वो पतला होने लगता है और ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हेमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो हेमोग्लोबिन मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर, मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। मेल के अंदर ज्यादा 14 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज की बात अगर हम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। अगर हम ब्लड के कार्य की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ताप नियंत्रण करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे आप देखते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, मतलब कि जब तक हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता रहता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और जैसे ही फ्लो बंद हो जाता है तो हमारा बॉडी ठंडा पड़ने लगता है, मतलब कि टेम्परेचर गिरने लगता है। ऐसे भी जहां पे गति होता है वहां पे ऊष्मा ज्यादा रहता है, जैसे अगर हाथ को रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है, जबकि छोड़ देंगे तो ठंडी हो जाएगी। ठीक वैसे ही ब्लड में फ्लो है, ऊर्जा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन 37 डिग्री। रुक जाएगा यानी कि आदमी मर जाएगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स है, जो खाद्य पदार्थ है, जो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो हैं उन सबको सर्कुलेट करता है, उन सबको भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, जो गैस है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ये भी ब्लड ही करता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे बॉडी में ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से लंग्स के अंदर ले आना, ये सभी ब्लड का ही काम है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लंग्स से पूरे बॉडी में लेके जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके पूरे बॉडी से हमारे लंग्स के अंदर आता है। तो इसका भी कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्लड जो है वो फिल्टर करने का काम करता है, एक्सक्रेटरी वेस्ट को निकालने का काम नहीं करता है। ब्लड जो है वो एक्सक्रेटरी वेस्ट को निकालने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी किडनी हमारा छान के निकाल लेता है, उसमें से जो वेस्ट है उसको छान के निकाल लेता है, या फिर लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देता है। ब्लड क्या करता है, सिर्फ उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट, जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है यूरिया वगैरह है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन, ब्लड ही करता है। और फिर जब किडनी में आता है तो किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेटरी वेस्ट या फिर जो यूरिया वगैरह एक्सक्रेटरी वेस्ट है उन सबको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, निकालता नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। तो चलिए अब हम लोग ब्लड कंपोनेंट की बात करते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है ब्लड के अंदर वो आपका 60% आपका प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर आपका फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, लगभग 60% हो गया। जबकि 40% कार्पोसेल होता है, रुधिराणु जिसको कहते हैं, ये आपका सेल्स है और इसके अंदर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आता है, ये 40% में आता है। जबकि 60% आपको प्लाज्मा है जिसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। और ये आपका कार्पोसेल्स, रुधिराणु जो है वो आपका 40% में है और उसमें ये 3 अलग अलग तरह के सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट।
आरबीसी आपका, जिसको टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट है आपका, और ये लगभग 50 लाख हमारे शरीर में 50 लाख एरिथ्रोसाइट, ठीक है। टोटल काउंट आपका जो एरिथ्रोसाइट का आरबीसी है ये आपका 50 लाख। और इसका जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो ये 120 दिन तक जिंदा रहता है, 120 दिन के बाद ये मर जाता है। तो आरबीसी का लाइफ जो है वो आपका 120 दिन का है और ये 50 लाख हमारे शरीर में पाया जाता है। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात अगर करते हैं, टेक्निकल नाम इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और ये लगभग 10 से 11 हजार के आसपास हमारे शरीर में होता है। और इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो ये लगभग 4 दिन तक जीवित रहता है, 4 दिन के बाद ये मर जाता है। तो डब्ल्यूबीसी जो कि फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, ये आपका 10,000। आरबीसी जिसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसका? ऑक्सीजन का, ये लगभग 50 लाख। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और ये लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक नॉर्मल है, ये इतना रहता है, ठीक है। और इसका जीवन काल की अगर हम बात करें तो लगभग ये 7 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आदमी थका सा महसूस करेगा, एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, ये भी शक्ति प्रोवाइड करता है, पावर, ठीक है। इसके कमी से आपको कमजोरी भी लगेगी, ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो ये सारे ब्लड के कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से हो गए? पहले आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्लड प्लाज्मा और रुधिराणु यानी कि कार्पोसेल्स। ये 60% है, जबकि 40% में बाकी सारे सेल है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो चलिए, और ब्लड के कंपोनेंट रुधिराणु यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट। आकार की अगर हम बात करें तो ये गोल आकार का होता है और ऊंचाई पर जाने से इसका साइज बढ़ जाता है, और देखते हैं कि जब हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसका साइज बढ़ जाता है। लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, जिसके कारण आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आरबीसी कहां? स्प्लीन में जाके मरता है, ठीक है। आरबीसी कहां पे मरता है? तो स्प्लीन में जाके मरता है, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने वाला जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसको लाइसोसोम बोलते हैं, वो आपको आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, इसलिए डीएनए टेस्ट जो है वो आरबीसी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं है, इसलिए आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। रुधिराणु का 95% जो कार्पोसेल्स है, उसमें आपका जो आरबीसी का जो परसेंटेज है वो लगभग 95%, सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी पाया जाता है। ब्लड यानी कि आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आरबीसी होगा, और ज्यादा आरबीसी होगा तो ब्लड भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए मेल का ज्यादा होता है ब्लड, क्यों? क्योंकि मेल का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी, और आरबीसी तो ब्लड, और ऐसे केस में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं अनीमिया। ब्लड की कमी से यानी कि आयरन की कमी से, हमारे शरीर में आयरन की अगर कमी होगी तो अनीमिया हो जाएगा। और अनीमिया में क्या होता है? काफी वीकनेस होता है, मतलब आरबीसी अगर आपके पास कम है तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, काम करने का मन ही नहीं है, स्टेमिना ही आपको, मतलब ऊर्जा अंदर से पता ही नहीं चलेगा, लगेगा ही नहीं कि आपके अंदर एनर्जी है। तो विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर एनर्जी फील नहीं होगा, एनर्जी नहीं महसूस करेंगे, तो फिर आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को तो ये अपना आरबीसी ठीक रखने की जरूरत है। आरबीसी प्रॉपर रहेगा तभी आपको पढ़ने में मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके साइज की बात करेंगे तो अनिश्चित है, इसका साइज अनिश्चित होता है और रोग से रक्षा करता है। ये क्या करता है? रोग से लड़ने में हेल्प करता है। इसके प्रकार की बात अगर करें तो इसके अंदर एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल, ये सारे कंपोनेंट इसके हैं। मेनली हम लोग 3 की बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सब भी है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एंटीबॉडी, अगर जैसे ही कोई इन्वेडर, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई बाहरी चीज हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही इंटर करता है तो एंटीबॉडी उसको पहचान लेता है और फटाफट एक्शन में आ जाता है। वो फटाफट लिम्फोसाइट को कवर करता है, जिसको हम लोग टी सेल भी कहते हैं, ठीक है। हथौड़ा सेल मारने का काम करता है, ठीक है।
तो ये फटाफट कवर करता है लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट को कवर करता है, लिम्फोसाइट एकदम रेडी हो जाता है और फटाफट उसको मार गिराता है। और उसके बाद मोनोसाइट का काम, ये क्या करता है, डेड बॉडी को खाने का काम करता है। जो डेड सेल है, डायरेक्ट बैक्टीरिया है, उसको खाने का काम करता है, इसको खा जाता है, तो साइज इसका बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, लिम्फोसाइट उसको मार गिराता है और मोनोसाइट आपका उसको खा जाता है, ताकि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन नहीं बढ़े। अगर वो डेड बॉडी सड़ता गलता रहेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर रक्षा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए रक्षा करने में आपका क्या पहला स्टेप हो गया, रिकॉग्नाइज करना, पहचानेगा एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट उसको मार गिराएगा और मोनोसाइट उसको खा जाएगा। इस तरह से कचरा भी साफ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, ये सभी इसके कंपोनेंट है। अब डब्ल्यूबीसी जिसका कम रहेगा, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी रहेगी, जिस विद्यार्थी जिस स्टूडेंट में डब्ल्यूबीसी की कमी रहे, बार बार बीमार पड़ेगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी बीमार पड़ जाएगा। तो ये महीने में आपको 30 दिन में 20 दिन बीमार ही रहेगा, तो पढ़ेगा कब? तो इसलिए डब्ल्यूबीसी भी प्रॉपर होने की जरूरत है। डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहेगा, बीमार कम पड़ेंगे, तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो कैंसर होता है उसमें आपका लिम्फोसाइट कम पड़ जाता है, लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होने लगता है, टी सेल डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो क्या होगा, ये मारने वाला जो सेल है हमारा वो कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है हमारा प्लेटलेट, जिसको बिंबाणु भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस इसमें भी नहीं है, तो डीएनए टेस्ट इससे भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, शक्ति प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकत, शक्ति देता है। डेंगू होता है तो घट जाता है, डेंगू होगा तो एकदम कमजोरी फील होगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, एक फ्लोर चढ़ने में भी मुश्किल होगी, थोड़ा टहलने में भी मुश्किल होती है, लगता है गिर जाएंगे, अब बैठ जाए कहीं पे, बहुत कमजोरी हो जाती है। क्यों? अगर पढ़ने आप बैठते, जैसे आरबीसी आपका ज्यादा है, मन कर रहा है, पढ़ने बैठ गए, लेकिन फिर पता चलता है कि थोड़ी देर में ही थक गए, आधे घंटे 10 मिनट में ही थकान महसूस हो। क्यों? क्योंकि शक्ति प्रोवाइड करता है कौन? प्लेटलेट। प्लेटलेट कम है तो भी काम नहीं चलेगा, आरबीसी ज्यादा है, प्लेटलेट भी ज्यादा होना चाहिए, प्लेटलेट भी कम होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। डेंगू होता है तो घट जाता है। ठीक कैसे होगा? तो गिलोई एलोवेरा बाबा रामदेव के दुकान पे मिलता है, गिलोई एलोवेरा, ये सब जूस आप पी सकते हैं, इससे आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा। गोट मिल्क भी ले सकते हैं, बकरी के दूध में भी शक्ति है जो आपको प्लेटलेट को बढ़ाता है। फल खा सकते हैं, फल खाने से भी प्लेटलेट बढ़ता है, लेकिन आजकल लेकिन बिहार में ऐसा होता कहाँ है, लोग फल कम ही खाना पसंद करते हैं, फल तभी खाते हैं जब बीमार होते हैं। अगर कोई अनार का थैला लेके जा रहा है तो समझो कि जरूर 50% तो चांस है कि उसके घर में कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा हुआ है, तभी वो फल लेके जा रहा है, नहीं तो जब बीमार होते हैं तभी खाते हैं, पहले तो कोई खाता नहीं। अगर पहले ही अगर आप फल खाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर फल खाते हैं तो आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों आपका सही रहेगा, और ये सही रहेगा तो क्या होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो स्टूडेंट के लिए तो एक खास ध्यान रखना है आपको कि आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट ये तीनों ठीक रहे, तभी आपका आरबीसी ठीक रहेगा, पढ़ने का मन करेगा। डब्ल्यूबीसी ठीक रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, और प्लेटलेट ठीक रहेगा तो स्टेमिना भी ज़्यादा रहेगा, शक्ति ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा तक सिटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो अच्छी पढ़ाई करनी है तो इसका खास ध्यान रखें। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, इन तीनों का ख्याल रखें, अपना डाइट सही से लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।